नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया हो? तो अपन ने इसके फर्स्ट वाली वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 9 पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के 9.1 के क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 6 तक डाल दिए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से। जिस भी स्टूडेंट ने जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, तो पहले फर्स्ट से लेके 6 तक के क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व कर लेना। वहाँ पे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हो। इसके बेसिक्स क्या है, साइन एंगल कब लगाना है, कॉस कब यूज करना है, टैन कब यूज करना है, वो सभी मैंने इसके बेसिक में इसकी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60 डिग्री। ठीक है, क्या दिया हुआ है अपने को? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग दिया हुआ है। मान लेते हैं हम एक बिल्डिंग दिया हुआ है ए बी, जिसका हाइट कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। और बोला हुआ है क्या कि इसके ऊपर एक टावर फिक्स्ड है। टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम C। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से बॉटम और टॉप पे, जो बिल्डिंग के ऊपर टावर रखा हुआ है, उसके बॉटम और टॉप का बनने वाला एंगल हमको दिया हुआ है 45 और 60 डिग्री। ठीक है, 45 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। अब इस पे 45 कहाँ रखना है और 60 कहाँ रखना है? एंगल देखने में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास में जाएंगे, किसी भी हाइट वाली ऑब्जेक्ट के पास में जाएंगे, तो उस ऊपर रखी हुई चीज को हमें देखने के लिए सर को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। मतलब एंगल क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। सही है, कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट के ऊपर रखा हुआ है और मैं उसको जितनी पास से जाके देखूंगा, तो मेरे को उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेरे सर को उतना ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। मतलब एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जितना ही उस हाइट वाली ऑब्जेक्ट से मैं जितना दूर जाऊंगा, तो मुझे उसे देखने में सर को ज्यादा ऊपर करके देखना नहीं पड़ेगा। सही है, सिंपल सी बात है। अगर जब तुम क्लास में बैठोगे फर्स्ट टेबल पे और बोर्ड के बिल्कुल सामने लगा हुआ है फर्स्ट टेबल, तो वहां से बोर्ड को देखने में सर को ऐसे ऊपर करके देखना होता है। सही है, और जो बैक बेंचर होता है, सारी क्लास दिखती है उसको, ज़्यादा हाइट उसको बोर्ड देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा ऊपर फेस नहीं करना पड़ता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना पास में जाएंगे, एंगल उतना ज़्यादा इंक्रीज रहेगा, और जितना दूर जाएंगे एंगल उतना कम रहेगा। सेम। तो अगर ऊपर देखेंगे हम किसके? टावर के ऊपर देख रहे हैं, मतलब एंगल क्या बनेगा? इंक्रीज बनेगा। और दो एंगल दिए हुए हमको कितने? 45 और 60। सही है, तो टावर के ऊपर वाले पार्ट से बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60, और बॉटम से बनने वाला एंगल हो जाएगा 45। इस पॉइंट को हमने लिया है C, और यहाँ मान लेते हैं हम एक पॉइंट D। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब इसके अंदर हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो टावर की हाइट है वो हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द हाइट ऑफ टावर विल बी x। कितना मानेंगे हम कि टावर की हाइट हमको कितनी दी हुई है? x। तो यहाँ लिख देते हैं हम, प्रॉपर तुम लिख देना, सिर्फ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम सॉल्यूशन के अंदर ही आएगा बेटा। सॉल्यूशन के अंदर डायग्राम बनाना मोस्ट IMP है, उसके बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो क्या लिखोगे तुम? लेट द हाइट ऑफ टावर CB। सही है, CB इज इक्वल x मीटर। BC तो लिख नहीं सकते, लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ टावर CB इज इक्वल x मीटर, ये मान लिया है हमने। उसके बाद सबसे पहले क्या करें हम? एक ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है, लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है, हाँ, ABD। हमको परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है। सही है, परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे हम। तो परपेंडिकुलर और बेस हमको किस में मिलता है? साइन में या कॉस में या टेन में? ऑब्वियसली
tan के अंदर आता है, क्या होता है tan का फॉर्मूला, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का यूज कर लेते हैं हम, कितना बनेगा tan 45 इज इक्वल, परपेंडिकुलर कितना रहेगा बेटा, एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, कितना मिल रहा है हमको AB और डिवाइड बाय कितना लेंगे हम, बेस AD। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, tan 45 कितना देता है हमको 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आने 1 होगा। अब AB का हमको हाइट दिया हुआ है, AB मतलब क्या था हमारा बिल्डिंग, कितना दिया हुआ है उसका हाइट 20 मीटर, एंड बेस कितना रखना है हमको AD, जो कि भी पता नहीं है, बेस निकालनी भी नहीं है वैसे हमको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 20 मीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद एक ट्रायंगल और दिख रहा है ACD, तो लिख देते हैं इन राइट ट्रायंगल, प्रॉपर लिख देना, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। अब वहां पे भी हम परपेंडिकुलर और बेस को लेके चलते हैं साथ में। क्या बन रहा है यहां से हमारे पास, tan 60 क्या देगा, परपेंडिकुलर कितना मिलेगा हमको AC और डिवाइड बाय बेस AD। सही है? जो एंगल 60 बन रहा है बेटा, वो बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा है, और बड़े वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर लेके पूरी आ रही है कहां से कहां तक, A से लेके C तक। बेस तो दोनों का सेम है AD। tan 60 कितना देगा, सबसे पहले ये टेबल भी याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना। tan 60 कितना देगा, √3 अपॉन में कुछ नहीं आने 1 होगा। अब AC की वैल्यू जो है वो AC की वैल्यू दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, सबसे पहले मिल रहा है हमको AB और उसके बाद मिल रहा है क्या, X। तो AC की वैल्यू क्या रख दें हम, AB प्लस X। क्लियर है यहाँ तक क्या? ठीक है। उसके बाद बेस सेम कितना रखना है हमको, AD, वैल्यू पुट कर देते हैं, √3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल, AB का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, AB का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितना है 20 मीटर है, और जो X हाइट ऑफ टावर है वो हमको फाइंड करना है। नीचे वैल्यू रख देते हैं वापस AD, लेकिन AD की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट से AD की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे हमको AD की वैल्यू पता है और जो कि आ रही है 20 मीटर। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, कितना बनेगा बेटा, √3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 20 प्लस X, और AD की वैल्यू रखनी है हमको 20। क्या करें इसके बाद, ओवरऑल मिला के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन बन रहा है, राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन बन रहा है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा वैल्यू, 1 इंटू 20 प्लस एक्स, मतलब 20 प्लस एक्स एज इट इज, एंड 20 इंटू √3 कितना देगा, 20√3। जब प्लस का 20 इधर आके -20 बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल बनेगा 20√3 माइनस 20। अब 20 दोनों के पास आ रहा है, मतलब मैं 20 को कॉमन निकाल सकता हूं, तो x इज इक्वल कितना मिलेगा, 20 कॉमन निकालने के बाद √3 माइनस 1, और यही तुम्हारा आंसर है। साथ में हमको लगानी है यूनिट मीटर, जो कि हमको दी हुई थी बुक के अंदर, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्या समझ में आ गया सभी को? नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझना बच्चों, क्या बोला हुआ है, सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या बोला था कि एक बिल्डिंग दी हुई है, उसके ऊपर बने हुए टावर की हाइट फाइंड करना है। इस बार उल्टा दिया हुआ है, किसी पेडेस्टल, मतलब क्या होगा, शायद कुर्सी वगैरह है, जो भी मेज चेयर जो भी मान लो, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, और इस बार हमको उसके ऊपर रखे हुए स्टैचू की हाइट दी हुई है, हमको पेडेस्टल का लेंथ फाइंड करना है, यही बोला होगा शायद। ठीक है, समझना। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, एक पेडिस्टल के टॉप पे स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है हमको, 1.6 मीटर। डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज कर लेंगे पेडिस्टल हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हो जाएगी स्टैचू, जो कि स्टैचू की हाइट कितनी दी हुई है हमको, 1.6 मीटर। क्लियर है यहाँ तक क्या? ये एक पॉइंट बन जाए, सही है। उसके बाद क्या बोला हुआ है हमको, From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree.
अब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, सही है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जो स्टैचू है उसके टॉप पे बनने वाला एंगल कितना बोला हुआ है हमको? 60 डिग्री। सेम यही एंगल दिए हुए थे पिछली बार भी, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल हो जाएगा 60। और बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है? फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, और जो पेडिस्टल है उसके टॉप पे बनने वाला एंगल हमको बोला हुआ है कितना? 45। सही है, ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। और क्या बोला हुआ है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो हमको जो पेडिस्टल दिया हुआ है उसका हाइट फाइंड करना है। समझ में आया क्या? ठीक है, क्या करें? सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो हाइट ऑफ पेडिस्टल है वो कितना मानेंगे? x मीटर। नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं पॉइंट्स की, A, B, C और D। जरूरी नहीं है, किसी भी पॉइंट को नाम A, B, C और D दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है? बोला हुआ है कि एक पेडिस्टल दिया हुआ है जिसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, उसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू रखा हुआ है, और बोला हुआ है कि ज़मीन के ऊपर किसी एक पॉइंट से उस स्टैचू के टॉप पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, एंड उसी स्टैचू के बॉटम पे बनने वाला एंगल 45 दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो पेडिस्टल है उसका हाइट कितना होगा। लास्ट टाइम हमने क्या करा था इसी का क्वेश्चन नंबर 7 में, जब tan एंगल 45 दिया होता है तो वहाँ पे tan लगा के सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। लिख दे क्या? प्रॉपर तुम लिख लेना, मैं बता देता हूँ बस, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल यूज कर लें? ABC, आ गया? ABC, ठीक है। क्या लिखें? tan 45 इज इक्वल, tan कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना होगा? x, और बेस हम मान लेंगे कितना? AB। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1, तो ये 1/1 एंड x डिवाइड बाय AB। यहाँ से AB का वैल्यू कितना मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? x। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि जो AB है, ठीक है, उस पॉइंट पे, जो जमीन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है उसके और पेडिस्टल के बीच की जो डिस्टेंस निकली है वो कितनी होगी? x मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करें हम? बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा दिख रहा है? इन ट्राइंगल ABD लिख दें यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABD। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अंदर? 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो लिख देते हैं कितना? tan 60 इज इक्वल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है? ट्राइंगल बड़ा वाला है तो बड़ी वाली जो हाइट होगी वो होगी परपेंडिकुलर। कितनी बन रही है बेटा? BD, ये लिख दिया हमने BD। उसके बाद बेस सेम है AB। tan 60 का वैल्यू √3 होगा, तो √3, अगर √3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। अब जो BD की वैल्यू है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक BC और एक CD, तो इसको लिख सकते हैं क्या? BC प्लस CD एंड डिवाइड बाय AB। ठीक है यहाँ तक। अब डायरेक्ट मैं इक्वेशन फर्स्ट से AB की वैल्यू रख दूंगा x, है ना, वहाँ लिखूंगा नहीं प्रॉपर कि बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में बता दिया था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वहाँ से तुम देख लेना, कराया था ना क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, देखो क्या लिखे? √3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल, BC का वैल्यू दिया है क्या हमको? नहीं, वही हमको फाइंड करनी है x, एंड CD का वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना? 1.6 मीटर। और बाय इक्वेशन फर्स्ट जो AB है हमारा वो कितना आ रहा है? x। लिख देता हूँ यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ x फ्रैक्शन मिल रहा है हमको, मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या देगा ये वैल्यू? x √3 इज इक्वल x प्लस 1.6 मीटर। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, क्या करें उसके बाद? x को उठा के इधर ले आए, सही है। क्या मिलेगा? x √3 माइनस x इज इक्वल 1.6। दोनों के पास x है, मतलब हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकल जाएगा, कितना देगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल 1.6, और जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू के बाद कहाँ जाती है? डिवाइड में। सही है, तो पूछा दें x का वैल्यू कितना बनेगा? 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बुक से आंसर मैच नहीं होगा। अभी क्लास 9 में हमने शायद चैप्टर फर्स्ट के अंदर करा था, नंबर सिस्टम था शायद चैप्टर फर्स्ट, वहाँ पे रेजनलाइजेशन के लिए एक एक्सरसाइज दिया हुआ था 1.4 या 5, याद नहीं है मेरे को प्रॉपर, देख लेना। रेजनलाइजेशन
ओवरऑल मिला के बात यह है कि रेशनलाइजेशन तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या करें, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दें, जो वैल्यू दी होती है उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। मैंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। क्या देगा इसके बाद वैल्यू, 1.6 का मल्टीप्लाई √3 + 1 में कर दें तो x इक्वल हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, मतलब a² - b²। तो हमको लिखना पड़ेगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से √3 रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या देगा हमको 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 और वैल्यू बच रही है 3 - 1। जब 3 को 1 से माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा बेटा, वो 3 को माइनस कर देंगे 1 से तो कितना देगा 2, और इस 2 से हम 1.6 को कैंसिल कर सकते हैं, कितनी टाइम 0.8, मतलब हमारा जो x है वो आ जाएगा 0.8 × √3 + 1 मीटर। मतलब कि जो हाइट ऑफ पेडिस्टल होगी वो कितनी होगी, 0.8 √3 + 1 मीटर। समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद, देखो जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। 7 और 8 कर चुके हैं हम, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है हमको। जब मैं 10th में था मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था ये, हमारे टाइम पे इसका नाम था, अभी क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब इसका नाम होता था हाइट एंड डिस्टेंस। MP बोर्ड था मेरा, CBSE में है ये, क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, MP बोर्ड में हुआ करता था हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, अच्छा एक बिल्डिंग और एक टावर की बात कर रहे हैं। अब बिल्डिंग और टावर की बात करेंगे तो हमको हमेशा बिल्डिंग, जो टावर की हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा लेनी है, क्योंकि वो बड़े वाले टावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। क्या बोला हुआ है बेटा आपने को कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे बनने वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में से अपने को समझ में आ रहा है कि जो एंगल 60 है वो बड़ा होगा, सही है। और एंगल 60 बड़ा कब होगा, जब टावर की हाइट ज़्यादा बड़ी हो, क्योंकि जब टावर की हाइट ज़्यादा ऊपर होगी तो मेरे को ज़्यादा ऊपर मुँह करके उसके टॉप को देखना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जो टावर है उसको हमको बिल्डिंग से ज़्यादा हाइट वाला लेना है। समझ में आया क्या? ठीक है, देखो ये बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा टावर और ये हो जाएगी बिल्डिंग। सपोज कर लेना स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है कि बिल्डिंग के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे बनने वाला एंगल, कहाँ से, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये टावर जो माना है हमने AB, इसके फुट से बिल्डिंग जो मानी है CD, इसके टॉप पे बनने वाला एंगल दिया हुआ है हमको 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? और बोला हुआ है क्या, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे बनने वाला एंगल बोला हुआ है हमको 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और बोला हुआ है कि जो टावर है उसकी हाइट दी हुई है हमको 50 मीटर। अच्छा, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम कि लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग CD इज इक्वल x मीटर। ये तुम लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, इंग्लिश से बड़ा ही डर लगता है भैया मेरे को। ठीक है, क्या बोला हुआ है हमको कि बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो लिख दोगे वहां पे लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग CD इज इक्वल x मीटर। सॉल्व करते हैं हम, किसी भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है कि पहले 30 को सॉल्व करें या पहले 60 को।
कहाँ लगा दें हम, पहले लगा देते हैं 60 के अंदर, लिख दें इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सही है। वापस से हमको हाइपोटेनियस के ऊपर नहीं जाना है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस में ही खेलना है। तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे मिलता है हमको, tan थीटा पे। क्या लिखेंगे, ABC के अंदर क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल ही बन रहा है, तो लिख देंगे tan 60 इज इक्वल, एंगल के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमको AB, और बेस मिलेगी कितनी, CB लिख रहा हूँ, BC नहीं लिख रहा हूँ वरना तुम हंसोगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, tan 60 का वैल्यू √3, बार बार यही यूज हो रहा है क्या, 2 क्वेश्चन में भी यही आया, √3, और AB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है 50, और CB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CB का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया यहाँ तक समझ में क्या। अब क्या करूँगा मैं, सिमिलर tan 30 डिग्री को सॉल्व करूँगा, वहाँ भी क्योंकि दोनों का जो बेस है, बेस मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ बिल्डिंग सेम रहेगा दोनों के लिए, तो दोनों की CB की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, रख देते हैं, क्या करें अब, सॉल्व कर लेते हैं tan 30 डिग्री को, लिख देते हैं यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अंदर, 30, तो लिख देते हैं tan 30। tan ही क्यों लेना है, साइन cos क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस में ही खेल रहे हैं, हाइपोटेनियस का कुछ रोल ही नहीं है। सही है क्या, ठीक है, tan 30 परपेंडिकुलर और बेस हमको tan पे ही मिलता है। परपेंडिकुलर एंगल 30 के सामने वाली साइड CD क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर, और बेस मिलेगा हमको CB या फिर BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। ठीक है, याद है तुमको, याद है क्या, मेरे को नहीं लगता याद होगी। CD दिया नहीं है हमको, CD फाइंड करना है, तो वहाँ पे लिख देते हैं x, एंड CB की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 50√3, 50 डिवाइड बाय √3, तो ये x के, अच्छा x के अपॉन में कुछ नहीं आने 1 होगा, तो मैं इस x को सिर्फ x में लिख देता हूँ, x डिवाइड बाय 1, एंड वैल्यू ऑफ CB दिया हुआ है हमको 50, दिया नहीं है, हमने निकाला है 50 डिवाइड बाय √3। अब जब भी हमारे पास ऐसी 4 वैल्यूज हो जाती हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, सबसे ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता है सबसे नीचे, और बीच वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है बीच में। क्या बनेगा, 1/√3। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि ये CB की वैल्यू 50/√3 कैसे रख दी सर ने, लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये पढ़ने वाले नमूनों के लिए ताकि वो भी समझ जाए। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना देगा हमको, x √3, और 50 × 1 करेंगे कितना देगा, 50। क्या करें इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ सिर्फ एक फ्रैक्शन बनाए, मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √3 का मल्टीप्लाई x √3 में करेंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि √3 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इक्वल में क्या आ रहा है हमारे, 50 × 50, मतलब जो x का वैल्यू निकल रहा है वो होगा 50 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, और x क्या था हमारा, क्या माना था x, हाइट ऑफ, क्या दिया था, टावर और बिल्डिंग दिया था ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी बेटा, 50 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। समझ में आया सभी को, अगर नहीं आया तो भी ऐसे ही बनेगा, नहीं ठीक है क्या, नहीं आया तो बेटा वीडियो वापस से पीछे करो और वापस से समझो, और जिसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जाके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना। पुरानी वीडियो जो डली हुई है पहले की, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 6 तक के वीडियो सारे डाल दिए थे, ये भी अपन ने कंटिन्यू आगे से स्टार्ट करा है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो यहाँ तक। हाँ भैया, आंसर से मैच करा मैंने, ये √3 नहीं आएगा है ना, √3 अपन ने गलत लिख दिया, यहाँ कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यहाँ से रूट हटा देना, मार्क्स कट जाएंगे वरना एग्जाम में तुम्हारे मेरे कारण।
सही है ना। चलो लिख दो, ये कितना बना था हमारा 3, तो लिख दो उसको 50 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब लिख लो, और क्या, लिखो जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 7, 8, 9 हो गया, 10 देख लो। 10 ही करना है ना। हाँ, क्या बोला हुआ है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। ठीक है, बोला हुआ है हमको कि 2 खंबे खड़े हुए हैं, 2 पोल्स लगे हुए हैं बेटा। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, सेम हाइट है उनकी। अरे खंबे थोड़े से ऐसे झूल गए, तो मान लेना स्ट्रेट है। अब मैं मिटा के सही नहीं कर रहा हूँ उनको। 2 खंबे लगे हुए हैं, है ना, रोड की दोनों साइडों पे, और बोला हुआ है कि जो रोड की विड्थ है ना, जो रोड है वो कितना चौड़ा है, 80 मीटर। कहाँ गया, 80 मीटर। ठीक है, तो ये हो गए दोनों खंबे। इसको मान लेते हैं कितना, AB, और इसको मान लेते हैं CD। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि जो AB है वो इज इक्वल है CD के। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 80 मीटर, क्योंकि हमको बोला हुआ है कि रोड की दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, और जो रोड की विड्थ है ना, जो चौड़ाई है रोड की, वो कितनी दी हुई है, 80 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट between them on the road the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 डिग्री। अब बोला हुआ है कि इन दोनों पोल्स के बीच में रोड के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट से पोल्स के टॉप पे बनने वाला एंगल होगा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। वापस से बात आती है, 2 अलग अलग एंगल है। ध्यान रखना है किस पॉइंट को पास में रखे पोल के, और किसको दूर, किस एंगल से बनने वाले। अगर एंगल 60 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 30 के रिस्पेक्ट में 60 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को पोल्स को पास में जाके देखना पड़ रहा है, तभी एंगल 60 बनेगा। एंगल हाई कब होगा, जब मैं उस पोल के बिल्कुल पास में रहूँगा। मतलब अगर मेरे को एंगल 60 इधर बनाना है, तो इस पॉइंट को पोल के पास में रखना पड़ेगा। सही है क्या, ये हो गया एंगल 60। दूर और पास लग रहा है ना। और ये जो पॉइंट है, सेम पॉइंट, वो पोल CD से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे एज कंपेयर टू AB, तो इसका बनने वाला एंगल होगा 30। अब ये लाइन स्केल से बना लेना स्ट्रेट यार। ठीक है यहाँ तक। और क्या बोला हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमको पोल की हाइट फाइंड करनी है, और जो ये पॉइंट माना है हमने, O नाम दे दो इसको, ये दोनों पोल्स से कितने डिस्टेंस पे होगा ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, किसी को भी x मान सकते हो, किसी भी पोल्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस को x मान सकते हो। मैं मान लेता हूँ इस 60 डिग्री के साथ में बनने वाले पे x। क्या मान रहा हूँ मैं, कि ये जो पॉइंट O है वो पोल AB से x मीटर की डिस्टेंस पे है। सही है। अगर ये x मीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट O CD पोल से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 80 माइनस x। कितनी डिस्टेंस पे होगा, 80 माइनस x। छोटी छोटी राइटिंग में दिख नहीं रहा हो तो समझ जाना, मैं बता देता हूँ कि ये इसकी डिस्टेंस को माना है मैंने x, तो ये निकल जाएगी कितनी, 80 माइनस x। अब कैसे निकलेगी मत पूछना यार, ये 80 माइनस x, और जब मैं x से प्लस करूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 80, मतलब टोटल डिस्टेंस 80 बनेगी, है ना। ठीक है, ध्यान दो इधर। अब हमको फाइंड करनी है क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हाइट ऑफ पोल निकालना है। सही है, चलो ठीक है, लिख देते हैं। किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व कर देते हैं पहले, क्योंकि 45 तो कहीं दिया नहीं है। वापस से हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर खेलना है, और परपेंडिकुलर और बेस हमको कहाँ मिलते हैं, tan थीटा पे। लिख दें, इन ट्रायंगल ABO, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABO क्या बनेगा, 60 डिग्री। तो लिख देते हैं tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर, कितना मिल रहा है हमारा एंगल के सामने, AB, एंड बेस कितना हो जाएगा, OB। tan 60 का वैल्यू √3,
रटा गया होगा अब तो, 3-4 क्वेश्चन में यही यूज़ हो रहा है। ए बी हमको फाइंड करना है, पता नहीं कितना आएगा ए बी, ठीक है। ओ बी हमने लिया है कितना, x, क्या करें, ई एक्स वाला x नहीं है, सिर्फ x, इजी जिंदगी, सिर्फ x, ठीक है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या देगा वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल निकल जाएगा x√3 मीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट निकल गया हमारा। सेम हम क्या करें, अब ट्रायंगल OCD को सॉल्व कर देते हैं। लिख दें यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल OCD, इसके अंदर बनने वाला एंगल दिया हुआ है हमको 30, तो लिख देते हैं tan 30। और tan ही क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस में ही खेल रहे हैं, सही है ना। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड कितनी दी हुई है, CD, और बेस दिया हुआ है हमको कितना, OC। tan 30 1/√3, CD का वैल्यू कितना रख दे बेटा, फाइंड करना है हमको। लेकिन ध्यान रखना जो CD है वो AB के इक्वल है क्या, ऐसा हमको बोला हुआ था क्वेश्चन में कि जो दोनों पोल्स की हाइट है वो क्या है, इक्वल। तो मैं CD की जगह AB को रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं CD की जगह लिख देता हूँ AB, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि CD इज इक्वल है किसके, AB के। क्यों है, मेरे मन से नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में खुद ने बोला हुआ है क्या, कि हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल। और OC का वैल्यू कितना आ रहा है, OC कहाँ है भैया, OC ये रहा, कितना माना है हमने 80 - x, 80 - x, 80 - x। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ से AB का वैल्यू, AB इज इक्वल आ जाएगा 80 - x और डिवाइडेड बाय √3। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से मैंने AB का वैल्यू निकाल लिया है, लिख देता हूँ यहाँ पे बाय समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट से, बाय इक्वेशन फर्स्ट AB का वैल्यू आ रहा है कितना, x√3 और इज इक्वल में 80 - x डिवाइडेड बाय √3। अपॉन में कुछ नहीं आने वाला होगा, दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 का मल्टीप्लाई x√3 में होगा तो वापस बन जाएगा 3x, जो हमारा आंसर लास्ट में गलत हो रहा था पिछली टाइम, फिर से आ गया है वही 3x। और 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना देगा, 80 - x, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, वो जो जब वीडियो को मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे, तो वो जो गलत आंसर आया था उसको रिमूव नहीं करूँगा यार, है ना, ये काटा छाटी में बहुत टाइम लगता है, वैसे की वैसे उठा कर डाल दूंगा मैं। टीचर से भी गलती हो सकती है, टीचर भी इंसान है, भगवान नहीं है। समझ में आया क्या, ठीक है। क्या करें अब, क्या करें, इस माइनस के x को इधर ले आए तो कितना बन जाएगा, 3x + x इज इक्वल 80, 3 + 1 कितना, 4x इज इक्वल 80, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो x का वैल्यू 4 × 2 = 8 मतलब 20 मीटर। क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई भैया, 20 मीटर आ गई है। मतलब ये जो पॉइंट O है वो पोल AB से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 20 मीटर की डिस्टेंस पे, और जो पॉइंट O है वो CD से कितनी डिस्टेंस, पोल CD से कितनी डिस्टेंस पे होगा, 80 - x मतलब 80 - 20, 60 मीटर की डिस्टेंस पे। समझ में आया क्या, नहीं आया तो भी ऐसे ही करना है। और क्या फाइंड करना था हमको, हाइट ऑफ पोल निकालना है ना, लिख देते हैं हाइट ऑफ पोल क्या है, हाइट ऑफ पोल AB माना हुआ है हमने, कितना, x√3, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है अब हमको, 20√3 मीटर, मतलब दोनों पोल्स की जो हाइट है वो कितनी होगी, 20√3 मीटर। समझ में आया क्या, उसके आगे तुम लिख देना कि क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द पोल AB कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द पोल AB होगा हमारा x मीटर, और x का वैल्यू आ गया है 20 मीटर। सिमिलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द पोल CD कितना होगा, 80 - x मतलब
80 माइनस 20 देगा 60 मीटर। तीनों आंसर निकाल दिए हैं। आया क्या? नहीं आया तो भी ऐसे ही होगा। चलो लिखो जल्दी। हाँ भैया लोगों, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सच में हाथ जोड़ के बोलूँ क्या कि वीडियो, ये नया नया चैनल है मेरा, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा है बेटा वीडियो बनाने यूट्यूब पे। तो अगर ज़रूरी नहीं है वैसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना सभी को, लेकिन अगर जिसको चैप्टर समझ में आ गया है, ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पढ़ाया है उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए हैं, इजी करने में मज़ा आया है, पढ़ने में अच्छा लगा है ना, क्वेश्चन क्या बोला हुआ था वो समझ में आ गया है, सॉल्व करते बन रहा है तुमसे, तो अगर ये सब हो रहा है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस वीडियो को लाइक कर देना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो तुम्हारे फ्रेंड्स हो उनको ये वीडियो सेंड कर देना। और अगर किसी को कुछ प्रॉफिट नहीं मिला है कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं मुझसे अच्छे भी हैं, ठीक है। तो जिनको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, पढ़ना कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है, वो प्लीज़ बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।